नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो कोरोना वायरस, जी हां, ये शब्द सुनते ही रूह कांप उठती है। दुनिया अभी इस जानलेवा कोरोना वायरस की तीसरी लहर से उभर भी नहीं पाई थी कि चौथी लहर के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। क्या एक बार फिर से कोरोना वायरस नया रूप लेकर वापस आ रहा है? क्या एक बार फिर दुनिया तबाही का मंजर देखेंगे? इसे जानने और समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। आ रही है कोरोना की चौथी लहर। चौथी लहर के मिल रहे हैं संकेत। बीते 2 सालों में कोरोना वायरस ने दुनिया भर के लोगों को एक ऐसा खौफनाक मंजर दिखाया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में तबाही मचाई, पूरी दुनिया की रफ्तार को जैसे थाम सा दिया। एक के बाद एक करके कोरोना की 3 लहरों ने पूरे विश्व की जैसे सांसें रोक दी। जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार कम हुई, वैसे वैसे लोगों ने राहत की सांस ली। देश और दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर का अब असर जहां कम होने लगा है, वही कोरोना की चौथी लहर आने की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। WHO के अध्ययन में भी ये बात सामने आई है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद अब एक नया वेरिएंट उभर रहा है, जो कि कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का मिला जुला रूप है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा का रिकॉम्बिनेंट वायरस फैल रहा है। WHO की साइंटिस्ट मारिया वॉन खरकोव ने ट्वीट कर लिखा, SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के मिलकर फैलने की आशंका है। इसका प्रसार तेजी से हो सकता है। हम इसको ट्रैक कर रहे हैं और इस पर वार्ता भी हो रही है। वही मारिया वान खरकोव ने वायरोलॉजिस्ट का एक ट्वीट भी रीट्वीट किया है। इस ट्वीट के मुताबिक डेल्टा ओमिक्रॉन के मिले जुले वायरस के पक्के सबूत मिले हैं। जनवरी 2022 से फ्रांस में इसका प्रसार हो रहा है। ये वायरस डेनमार्क और नीदरलैंड में भी मिल चुका है। हालांकि WHO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि अभी इस वायरस के घातक होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। चीन में कोरोना महामारी एक बार फिर अपने पैर तेजी से पसार रही है। चीन के कई शहरों में कोरोना संक्रमण मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसके बाद से चीन समेत पूरी दुनिया में एक बार फिर से दहशत फैल गई है। जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से परेशान थी, तब भी चीन में एक दिन में इतने केस नहीं आए थे। अब इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से संक्रमण फैलता रहा तो आने वाले दिनों में दुनिया की मुश्किलें और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी करण जुड़े हुए न्यूज रूम से और हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन हैं और लक्ष्य वर्मा है करनाल से मेरे सहयोगी। तो डॉक्टर अंशुमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी, सबसे पहले डॉक्टर अंशुमन मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर अभी खत्म हुई है और ज्यादा कहर उसने नहीं बरपाया है भारत की अगर हम बात करें, लेकिन अब चौथी लहर जिसकी आशंका जताई जा रही है, चाइना में जिस तरीके से 2 साल बाद लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक दिन में 3000 से ऊपर केसेस आए हैं, तो कितना खतरा है भारत के लिए? जी देखिए, तीसरी लहर जो कोरोना की उसमें स्ट्रेन रहा ओमिक्रॉन। दूसरी लहर ही एक ऐसी रही जो पूरे विश्व के लिए घातक साबित हुआ, जिसमें जाने गई। तीसरी लहर में ओमिक्रॉन से शायद ही कोई इंसान कहीं भी विश्व में बचा होगा, इंक्लूडिंग भारत में भी कोई संक्रमण से बचा होगा। संक्रमण और बीमारी में हमें अंतर समझना चाहिए। कोरोना वायरस अब एंडेमिक है, हर कंट्री में वायरस मौजूद है। अगर इसका यही स्ट्रेन बार बार इन्फेक्ट करता है तो इसको कॉमन फ्लू वायरस की तरह मानना है। चाइना ने जो केसेज अभी रिपोर्ट किए हैं 3100 केसेज हैं। अब भारत के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो भारत में 3100 केस कुछ भी नहीं होता इतने बड़े कंट्री के लिए। तो अभी हमें ये देखना है चाइना में जो नए केसेज आ रहे हैं उसका स्ट्रेन क्या है, क्या इसकी घातक क्षमता, मारक क्षमता ज्यादा है, क्या संक्रमण क्षमता ज्यादा हो सकती है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, भारत में वैक्सीनेशन काफी हद तक हो चुकी है। चाइना में एक तो वैक्सीनेशन की पॉलिसी क्या की उन्होंने किसी को बताया नहीं है। चाइना की वैक्सीन जो बाहर दूसरे देश में गई थी उसमें कई देशों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, इंक्लूडिंग नेपाल ने, क्योंकि उनकी वैक्सीन कारगर नहीं थी।
तो अपने देश में क्या किया विश्व को कभी वो बताते नहीं है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि चाइना में कितनी आबादी उनकी इम्यून है, कितनी इम्यून नहीं है। और तीसरी चीज जिसपे हर समय मैं कह रहा हूं पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना चाहिए, चाइना शगुफा छोड़ने में काफी आगे रहता है, खास करके जब उसका व्यापार कम होता है, जिसमें सार्स नियोकॉव करके एक बीच में स्ट्रेन उसने छोड़ा था जो कि एक्चुअली मर्स वायरस था, लेकिन उसने चाइना से ही वुहान सिटी से उसने निकाला, एक न्यूज निकली और पूरे विश्व में स्प्रेड हुई कि नियोकॉव 2 वायरस स्प्रेड हो रहा है जो ओमिक्रॉन और डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है। और अभी जो बात हो रही है, जो डब्ल्यूएचओ कह रही है, डब्ल्यूएचओ क्रेडेंशियल पे भी काफी शक होता है, क्योंकि जब मिक्सचर ऑफ ओमिक्रॉन और डेल्टा की बात हुई थी, डेल्टा क्रॉन करके सिप्रस सिटी में 12 केसेज एक वायरोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट की थी। लेकिन डॉक्टर अंशुमन अगर मैं बात करूंगी, डॉक्टर अंशुमन अगर मैं भारत की बात करूंगी, क्योंकि भारत में ज्यादातर 80 से 90% लोगों को डबल वैक्सीन लग चुकी है, तो अब अगर हम चाइना की बात करते हैं तो क्या वैक्सीन कारगर साबित नहीं है चाइना में? क्योंकि भारत की अगर हम स्थिति की बात करें तो तीसरी लहर के दौरान हमने देखा था बहुत सारे लोग पॉजिटिव हुए थे लेकिन उसके बाद रिकवर करके थे। बाकायदा उससे पहले हम दूसरी लहर की बात करें तो उस दौरान बहुत सारी मौतें हुई थी भारत में। जी, दूसरी लहर में देखिए वैक्सीनेशन की कमी थी, तीसरी लहर में एक तो वैक्सीनेशन, दूसरा ओमिक्रॉन स्ट्रेन इटसेल्फ जो संक्रमण दर ज्यादा करता था, फेफड़े को इंजरी नहीं कर रहा था, तो मारक क्षमता नहीं थी, इवन अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, अस्पताल में वही भर्ती हुआ जो वैक्सीनेटेड नहीं था। तो भारत में वैक्सीनेशन के ट्रायल, वैक्सीनेशन का रिजल्ट हमने देखा है, हमारे यहाँ जो वैक्सीन लगी उसका यूके ने भी ट्रायल किया, देखा एंटीबॉडी लेवल अच्छा खासा है। चाइना के वैक्सीन की तो ऐसी तैसी नेपाल ने भी कर दी, वहां से भी रिजेक्ट कर दिया गया, और चाइना अपनी रिपोर्ट कभी पब्लिश नहीं करता है कि उनके वैक्सीन का एंटीबॉडी कितना बनता है। इसलिए भारत को चाइना से कंपेयर ना करें, दो कारण से, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है उनके मेडिकल पॉलिसी में, हमारी ट्रांसपेरेंसी है, हमारी एंटीबॉडी अच्छी है। दूसरी बात की चाइना ये शगुफा भी छोड़ सकता है, व्यापारवाद भी इसमें हो सकता है, इसको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लें। जी डॉक्टर अंशुमन आप बने रहे, मेरे सहयोगी करनाल से लक्ष्य वर्मा भी जुड़े हुए हैं। लक्ष्य मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि तीसरी लहर भी देखी थी, दूसरी भी देखी थी, पहली भी देखी थी, स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट है चौथी लहर को लेकर? केसेस चाइना में जहां से कोरोना वायरस आया था, केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए कोविड के केसों की, तो अगर अब की बात करें तो अभी कोविड के जो केस हैं वो अभी निरंतर में है और अभी बिल्कुल थमते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए चाइना में, और चाइना के जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है वहां पर अब केस दोबारा से सामने आने लगे, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट जरूर मोड पर है, अलर्ट मोड पर जरूर है। अगर जिस तरीके से हमने बात की थी, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर से बात की है, तो उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा है अभी कृपया कर मास्क जो है मुंह पर लगा कर रखें, क्योंकि मास्क ही एक ऐसा निदान है जो आप कोविड से बच सकते हैं। जिस तरीके से पहली लहर के अंदर जो काफी जो खौफ देखा गया था जो कोविड का, उसके बाद जो दूसरी और तीसरी लहर थी उस पर धीरे धीरे जिस तरीके से वैक्सीनेशन आ गई थी, और वैक्सीनेशन लगवाने के बाद लगातार जो कोविड के जो लोगों ने जिन लोगों को कोविड हो रहा था वो या फिर आम पब्लिक हो, वो लगातार कोविड के जो वैक्सीनेट थी वो करवाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद अब जिस तरीके से केस है वो बिल्कुल थम चुके हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ कोविड भारत के अंदर पैर पसारता है, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है या फिर जिस तरीके से उनका साफ तौर पर हिदायतें दे रही हैं कि अभी मास्क मुंह पर लगाएं, तभी इससे निदान मिल सकता है। जी प्रोफेसर विदुर अव्वल मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि तीसरी लहर हमने देखी थी और उसको लेकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है स्वास्थ्य विभाग की है या चाहे सरकार की, हम माने कि किस तरीके से तीसरी लहर पर नियंत्रण पाया। लेकिन चौथी लहर को लेकर अगर मैं बात करूं तो सरकार किस तरीके से तैयार है, चाहे मैं प्रदेश सरकार की बात करूं या फिर केंद्र सरकार की बात करूं? देखिए, हमने हरियाणा के अंदर लगभग 100% तक पहली डोज वैक्सीनेशन की कर चुके हैं। 86-87% तक हम सेकंड जो डोज है वो दे चुके हैं, और अब जो बूस्टर डोज है वो भी अच्छे तरीके से हम लगभग 8 से 10% तक वो भी टारगेटेड सेक्शन को हम दे चुके हैं। जी। तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हमें कंप्लेसेंट होना चाहिए, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए, हमें जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के दौरान ले डाउन किए हुए प्रोटोकॉल्स उनका भी पालन करना चाहिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो डॉक्टर साहब ने कहा कि इतने बड़े स्केल पर, जितने स्केल पर हमने अपनी डेंस्ड पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट किया है, तो ऐसी भी एक संभावना बन सकती है कि चौथी वेव कभी हरियाणा में या भारत में आए ही ना। जी। खास तौर पर हम ये देख रहे हैं
ये जो 3100 मामले चीन के अंदर रिपोर्ट किए जा रहे हैं, ये चीन की तरफ से खबर आई है, जो विश्वसनीय नहीं है। पहली बात तो ये तो डिस्क्लेमर लगाकर बात करनी पड़ती है चीन के मामलों में। लेकिन जो चीन की तरफ से रिपोर्ट आई है उसी में बताया कि जो स्ट्रेन है वो लेकिन विदु जी मैं बात करूंगी कि चाइना में, अगर चाइना की मैं बात करूं, 2 साल बाद वहां पे इतने ज्यादा केसेस आए हैं, 2 साल बाद इतने ज्यादा केसेस आए हैं, स्कूलों पर प्रतिबंध लगा दिया, स्कूल बंद कर दिए हैं, छोटे मोटे बिजनेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं, लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो अगर इस तरीके की स्थिति अगर कभी भारत में आती है, क्योंकि हम जब पहली लहर की बात करें तो हम तैयार नहीं थे, पूरे तरीके से तैयार नहीं थे, हमें भी लॉकडाउन लगाना पड़ा, दूसरी लहर में लगाना पड़ा, तीसरी लहर में लॉकडाउन कम लगा, कम शहरों में लगा, राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाया। तो चौथी लहर को लेकर किस तरीके से, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस सरकार की तरफ से अभी भी जारी है लेकिन उसकी पालना नहीं की जा रही। देखिए, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना चाहिए, कोविड नियमों का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। इस प्रकार इन बातों में कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो आप चीन की बात कर रहे हैं, 3100 केसों की बात कर रहे हैं, चीन की जनसंख्या भारत से ज्यादा है। इसके बाद भी उनके पूर्वी प्रांत में, शेंजन में जिस प्रकार से लॉकडाउन लगाया गया है, शंघाई के कुछ स्कूलों में वहां पर बंद किए गए हैं, तो ये सब कुछ ईस्टर्न पार्ट में है। अब ये जो वेव है ये देश से देश में पहुंचने में समय लगाती है। जो भारत के अंदर तीसरी वेव आई थी उसका जो वेरिएंट था ओमिक्रॉन जो है, वो लगभग 2 से 2.5 महीने पहले अफ्रीका में और यूरोप में होकर आ गया था। अब हम जो है यहाँ पर हमारी जो तीसरी लहर थी, ओमिक्रॉन वाली लहर जिसको ओमिक्रॉन वेव बोलते हैं, उसको भी लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए यहां से भारत से गए हुए उस वेव को। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले 675 दिनों में भारत में सबसे कम कोविड के कारण मौतें हुई हैं। नहीं, मौत का आंकड़ा तो कम हुआ है विदु रावल जी। अगर मैं ओवरऑल देश की बात में करूं तो मौत का आंकड़ा तो कम हुआ है। हमारे साथ मेरे सहयोगी करण भी जुड़े हुए न्यूज रूम से। 1 मिनट विदु रावल जी, क्यों जी मैं 1 मिनट करण मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि अगर मैं बात करूं आप गुरुग्राम में इस वक्त, और सबसे ज्यादा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा केस जो हैं वो गुरुग्राम में सामने आ रहे हैं। लगातार 80-90 केस वहां पर बीते 24 घंटे में सामने आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट है? जी बिल्कुल, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस जो है देखने को मिल रहा है हरियाणा में, और मनोहर सरकार ने इसके पीछे जो वजह बताई है वो दिल्ली वजह बताई, क्योंकि गुरुग्राम जो है वो दिल्ली से सटा हुआ अपने आप में, और इस पर जिस आरोप राजनीति भी चली थी तमाम तरह की कि दिल्ली से सटा और दिल्ली के लोग जो है गुरुग्राम में लगातार आवाजाही करते हैं, इस वजह से दिल्ली से सटे तमाम जो बॉर्डर है वहां पर जो है ज्यादा केस आ रहे हैं। ये तमाम तरह की जो है राजनीति हुई थी इस पे। लेकिन जहां तक तैयारी की बात करूं तो तैयारी पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है, वैक्सीनेशन जो है वो तेजी से किया जा रहा है। लेकिन इस बीच चिंता की जो बात है, जो किशोरों को तो वैक्सीनेशन हो चुका है, छोटे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन को लेकर कोई भी जानकारी या कोई भी खबर नहीं आई है कि छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन लगेगी या नहीं लगेगी, या कितना काम चल रहा है छोटे बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर। इसको लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया, क्योंकि कहा जा रहा था कि तीसरी लहर में जो है बच्चों को कोरोना होने का खतरा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर चीन में जो वेरिएंट कहा जा रहा है कि न्यू वेरिएंट हो सकता है, अगर वो आने वाले समय में 1 या 2 महीने में भारत में अगर एंट्री होती है तो उसको लेकर क्या तैयारी रहने वाली है और क्या बच्चों को वैक्सीनेशन होगा, इस पे अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि किशोरों का तो वैक्सीनेशन हमारे साथ विदु रावल है, हमारे साथ विदु रावल जी हैं। विदु रावल जी जवाब देंगे। जी मैं जैसे बता रहा था कि पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे पास लगभग 2500 नए मामले आए हैं। अब ये 2500 नए मामले आना और लगभग 4300 लोगों का ठीक होना और 27 लोगों की मौत होना। देश में एक्टिव केसेस हैं इस समय 36,188 रह गए हैं, जो कि 675 दिनों में, पिछले 675 दिनों में जब से कोरोना शुरू हुआ तब से सबसे कम यह आंकड़ा है। इसके साथ ही पिछले 680 दिनों में जो कोरोना के कारण जो मौत हुई है उनका आंकड़ा सबसे कम है। तो हम ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा कि वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और वो सॉल्ट के साथ समझने की बात यह है कि अलग अलग समय पर वेव अलग अलग देशों में ट्रेवल करती है।
क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इस प्रकार की रही हैं, क्योंकि ट्रैवल के बाद ट्रैवल गाइडलाइंस रही हैं, ट्रैवलर्स की जिस प्रकार से टेस्टिंग हो रही है। लेकिन अभी जो चिंता जताई जा रही है WHO द्वारा, वो 2-3 कारणों से जताई जा रही है। नंबर पहली तो कि जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उस कारण से टेस्टिंग और वैक्सीनेशन दोनों के प्रोग्राम्स जो है रूस में और यूक्रेन में प्रभावित हुए हैं। दूसरा, जो भी विस्थापित लोग यूक्रेन से अलग अलग देशों में जा रहे हैं, स्लोवाकिया में जा रहे हैं, पोलैंड में जा रहे हैं, रोमानिया में जा रहे हैं, उनकी ढंग से टेस्टिंग नहीं हो पा रही। अभी हमारे पास जानकारी आई है कि नाइजीरिया के अंदर 88 जो विस्थापित थे, जो कि शरणार्थी आए हैं यूक्रेन से, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हम जानते हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है। और रूस में पिछले 24 घंटों में 596 लोगों की मौत होना, ये हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो है भारत ने जो सही समय पर वैक्सीनेशन कर ली, ये देश अभी लैग कर रहे थे। पश्चिमी देश हालांकि हमसे ज्यादा विकसित माने जाते हैं, और हमारे देश जैसा उनको विपक्ष भी नहीं मिलता जो बिना बात के हो हल्ला करता है। इसके बाद भी वो हमसे पिछड़ गए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में, और अब उसका खामियाजा ये रूस यूक्रेन का जो टाइमिंग है वॉर का, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद भी भारत के सुरक्षित रहने के बाद भी हमें सावधान फिर भी रहना पड़ेगा। डॉक्टर अंशुमन विदु जी, एक मिनट। डॉक्टर अंशुमन, मैं आपके पास आती हूँ। टेस्टिंग की बात की विदु जी ने, लेकिन अगर मैं अब की बात करूं तो टेस्टिंग बहुत कम हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे ग्राफ गिरता गया वैसे वैसे टेस्टिंग भी कम होती गई। टेस्टिंग कितनी जरूरी है? में जो नीति निर्धारण होता है, स्ट्रेटजी पॉलिसी होती है, डायनेमिक होती है, कभी स्टैटिक नहीं होती है। कहने का ये मतलब है कि अगर टेस्टिंग आपने कह दिया कि 1 लाख टेस्टिंग रोज कर दो, तो 1 लाख का मतलब ये रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं बन गया। अभी जैसे आपने कहा ऑफ मास्क करो, तो ऑन मास्क कब करना है, ये मेडिकल स्ट्रेटजी डायनेमिक होनी चाहिए। तो अभी टेस्टिंग क्यों गिराई गई, ये डिसीजन लेके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और ICMR ने डिसीजन लिया कि ओमिक्रॉन के केसेस 100% इन्फेक्टिविटी है। मतलब किसी घर में एक इंसान को इन्फेक्शन हुआ, RT-PCR पॉजिटिव आया, तो बाकी लोग इन्फेक्टेड होंगे ही। मान लीजिए अगर उनको लक्षण आ रहा है तो टेस्ट कम कर लो। बेवजह टेस्ट करके खर्चा बढ़ाना और टेस्ट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब कंटेन नहीं कर पाएंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ, ओमिक्रॉन पूरे देश में फैला। अब अगर इन केस में इसलिए कह रहा हूं, वही पिंच ऑफ सॉल्ट, कि अगर कोई नया स्ट्रेन आता है तो हमें RT-PCR बढ़ाना पड़ेगा और साथ में जेनोमिक सीक्वेंस भी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि हम पता करें कि नए स्ट्रेन के कारण कितने केसेस इन्फेक्ट हो रहे हैं। ओमिक्रॉन के लिए कोई खतरा नहीं है। अब वर्ल्ड वाइड, चाहे वो बोत्सवाना हो, साउथ अफ्रीका हो, UK हो, इंडिया हो, हर जगह प्रूव हो गया। लेकिन डॉक्टर अंशुमन, मैं बात करूंगी ओमिक्रॉन की। अगर बात करते हैं तो उससे खतरनाक था, डेल्टा प्लस वेरिएंट खतरनाक था। बहुत बुरी हालत रही हमारे देश में, किस तरीके से लगातार मौतें होती रही, ऑक्सीजन का लेवल लोगों का गिरता गया और उसके कारण मौत हो रही थी। अगर चौथी लहर आती है देश में, तो क्या इसी तरीके की हालत देखने को मिलेगी, या फिर जो वैक्सीन लगी हुई है या बूस्टर डोज की अगर हम बात करें तो वो कितनी कारगर सिद्ध होगी? बिल्कुल, इस पे देखिए 3-4 चीजें डिसीजन लेना है। पहला स्ट्रेन, दूसरा वैक्सीनेशन, और तीसरा इंडिविजुअल चॉइस। इसको मैं हर समय कहता हूं VVI फॉर्मूला है। वैक्सीनेशन कितने लगे, आप ऑलमोस्ट 100% पहुंचने जा रहे हैं। वेरिएंट कौन सा आएगा, अगर डेल्टा जैसा कोई वेरिएंट आता है तो खतरा होगा, ओमिक्रॉन जैसा आता है खतरा नहीं होगा। अभी पता नहीं है कौन सा वेरिएंट होगा। और तीसरा इंडिविजुअल चॉइस, जैसा विधु जी कह रहे थे, इंडिविजुअल जो गाइडलाइन आए उसको आप फॉलो करें। इंडिविजुअल चॉइस, सुपर स्प्रेडर इवेंट करें, पार्टी करें, गैदरिंग करें, और उसमें स्प्रेड चालू हो गया, तब तो आप स्प्रेड के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट हो गए। इसी VVI फॉर्मूला को सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर अनुमति मिले तो। जी विधु जी। डॉक्टर साहब, ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं, जिससे हमें वेरिएंट का पता चलता है, ये टेस्टिंग जो है, क्या इसका जो टेस्ट का रिजल्ट्स आते हैं, क्या वो जो रिजल्ट आने का जो टाइम स्पैन है उसको कम किया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा विधु जी। देखिए, अभी जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में ही जीनोम सीक्वेंसिंग हम कर रहे थे, और ओमिक्रॉन तक तो हमने कर लिया कि ठीक है, एक फॉर्मूला बना के लगभग 5 से 10% अगर सोसाइटी के सैंपल को हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर लें, और ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेन को बता रहा है, तो मान लीजिए सोसाइटी में सबसे ज्यादा स्ट्रेन यही है। अभी हमें नीति निर्धारण में क्या करना चाहिए, RT-PCR सबका कराएं, और एकेडमिक पर्पज के लिए कि कौन सा स्ट्रेन नया ज्यादा फैल रहा है, डेल्टा ही रिएक्टिवेट हुआ या ओमिक्रॉन है या नया स्ट्रेन आया, इसके लिए जीनोमिक सीक्वेंस जो एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट में तो करें। साथ में दिल्ली, मुंबई, ऐसी जगह कई इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप जीनोमिक सीक्वेंस की फैसिलिटी है ऑलरेडी। सिर्फ हमें उनके रिएजेंट, मार्कर और किट उपलब्ध कराना पड़ेगा, और हम इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं।
तो अगर सोसाइटी में आरटीपीसीआर सैंपलिंग जितनी हो रही है उसका एवरेज 10% की जीनोम सीक्वेंसिंग हम करें और टर्न अराउंड टाइम जिसको कहते हैं टैट उसको कम कर लें, नॉर्मली 7 से 8 दिन लगता है, तब तक ऑलरेडी ये स्ट्रेन स्प्रेड हो चुका होता है, तो उसको हम कम कर सकते हैं। 48 घंटे में अगर सीक्वेंस निकाल दें तो हम बेहतर कंट्रोल कर सकें। जी डॉक्टर अंशुमन, जैसे मेरे सहयोगी करण ने बात की कि बड़ों को तो वैक्सीन लग चुकी है लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें अभी वैक्सीन नहीं लगी हुई है, तो ऐसे में कितना खतरा है जो चौथी लहर है उसका? जी, इसको बड़े डबल एज स्वॉर्ड की तरह देखना है। बार बार इंक्लूडिंग प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने भी कह दिया कि तीसरी लहर में बच्चों को खतरा होगा, तब भी मैंने सारे टेलीविजन डिबेट पे यही कहा था बच्चों पे खतरा नहीं होगा। कारण यह है कि जब घर में बड़े इन्फेक्ट हुए तो बच्चे कैसे बढ़ेंगे? जब लैंसेट में पब्लिश हो गया कि कोरोना वायरस 10 मीटर तक फैलता है, तो बच्चों में इम्यूनोजेनिसिटी अच्छी होती है, बच्चे को कोरोना वायरस का थोड़ा डोज भी मिला इम्यूनिटी बना लेते हैं, बच्चों में घातक नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर अंशुमन, अगर किसी घर में किसी एक पर्सन को अगर कोरोना वायरस से वो पॉजिटिव है तो ऐसे में तो बच्चे हैं अगर उस घर में, तो फिर खतरा तो बरकरार है ना? बिल्कुल, लेकिन जो मारक क्षमता कोरोना वायरस की डेल्टा में देखा गया, ओमिक्रॉन में देखा गया, बच्चों में बिल्कुल मिनिमल है। तो अब ये है कि 18 साल के बच्चे जो बात आप करते हैं, 12 साल से ऊपर इम्यूनोलॉजिकली बच्चे को हम एडल्ट मानते हैं, बच्चा का इम्यून सिस्टम एडल्ट जैसा होता है, तो उसको वैक्सीनेट करना है। और छोटे बच्चों को अभी तक सऊदी और यूके जैसे कंट्री में 5 साल से ऊपर को वैक्सीनेट किया, उससे नीचे वैक्सीनेट नहीं किया है। इसलिए बेहतर है उन बच्चों को आइसोलेट करें, प्रिकॉशन लें, और बेवजह वैक्सीनेट करने की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों में। जी मेरे सहयोगी लक्ष्य में जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि जिस तरीके से विदु रावल जी ने भी बताया और डॉक्टर अंशुमन ने भी बताया कि किस तरीके से जो कोरोना गाइडलाइंस उनकी पालना करना बहुत जरूरी है। आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हो, क्या लोग जो मास्क है उसका प्रयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर इन सब को बाय बाय करती है? अगर बात की जाए जिस तरीके से आपके अगर बाजारों की बात की या फिर चौक चौराहों की बात की जाए, तो जिस तरीके से जब कोविड के जो केस हैं धीरे धीरे खबरों के माध्यम से लोगों के पास पहुंचना शुरू हुए, उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे जो मास्क को है बाय बाय कर दिया, यानी अलविदा कर दिया है। उसके बाद अब जिस तरीके से कोविड की कह सकते हैं लहर भी समय अभी तक जो नहीं है, क्योंकि अब कोविड के जो केस है पहले जिस तरीके से रोजाना शतक पार करा करते थे, अब वो अमूमन 1 या 2 केस जो है वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो मास्क की जो है वो खत्म कर दिया गया। ऐसे में अब भविष्य में देखना ही होगा कि क्या आने वाले समय में क्या कोविड की जो नई वेव है वो भारत में जो है प्रवेश करती है या नहीं करती। ये भी एक बड़ा सवाल है कि लोग अब भूल चुके हैं कि कोरोना वायरस हमारे यहाँ पर है भी है या नहीं है, क्योंकि लगातार जैसे केसेस कम होते आए। विदु जी, मैं आपके पास आऊंगी। सरकार किस तरीके से आगे के जो चौथी लहर आएगी उसके लिए किस तरीके से निगरानी रखी हुई है सरकार ने? क्योंकि अगर पहले केस की अगर मैं बात करूं, पहली लहर भी चाइना से ही आई थी। देखिए, मैं एक हाई लेवल मीटिंग में था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जब तीसरी वेव की बात चल रही थी, जब तीसरी वेव की शुरुआत हुई थी, तो हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द ब्लॉक, सबसे पहला जो प्रांत बना था जिसने रिस्ट्रिक्शन शुरू की थी। और विधानसभा सत्र तब चल रहा था, लोगों ने मजाक उड़ाया था कि अभी तो कोई बात ही नहीं है, आप दूर से आप यूरोप में बरसात हो रही है और आप छाता खोलकर बैठ गए। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इफ यू फेल टू प्रिपेयर, बी प्रिपेयर टू फेल। तो हमने प्रिपरेशन के अंदर हम फेल नहीं हुए, इसी वजह से जब वेव आई तो हम यहाँ पर बेहतर काम कर पाए। एक आपका सवाल अभी अभी डॉक्टर साहब से था बच्चों को लेकर, उसको लेकर मैंने भी 1-2 आर्टिकल पढ़े थे, और क्योंकि उत्सुकता थी इस बारे में कि बच्चों को क्या। तो पहली बात तो ये कि जो बच्चे हैं वो वायरस से कोप बेटर तरीके से करते हैं, दे कोप विद द वायरस इन अ बेटर वे, ज्यादा क्षमता होती है। दूसरी बात यह कि जो सीरो सर्वे का हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं उसमें हमने देखा है कि लगभग 80 से 85% तक लोगों के अंदर एंटीबॉडीज पाए गए हैं। तो एक हर्ड इम्यूनिटी की भी बात है। बात फिर घूम फिर कर इसी बात पर आ जाती है कि अगर जो वेरिएंट है, अगर जो स्ट्रेन है वो ओमिक्रॉन ही है, तो हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर ये किसी तरह से म्यूटेट कर गया है या कोई नया स्ट्रेन आ गया है, तो तब हमें एक बार दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन ये सब सावधानियां रखते हुए भी हमने बड़े हौसले के साथ, जान के साथ जहान भी है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमें उस तरीके से जहान को भी बचाना है और जान को भी बचाना है। और जहान को बचाते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने से हमें कोई नहीं रोकता, उसको हमें पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है,
हमें इन प्रोटोकॉल्स का पालन करना है और बिल्कुल सजग रहना है और अपने जीवन के अंदर कोविड को उसको अगले 5, 7, 10 साल तक कोविड को अपने जीवन का हिस्सा मानते हुए हमें उस प्रकार का आचरण दिखाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपका। तो जिस तरीके से कोरोना वायरस की चौथी लहर का खतरा अब चाइना में बना हुआ है, लॉकडाउन लगा दिया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हालांकि पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो कहीं पे भी इस तरीके के प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, लेकिन केसेस बढ़ते हुए देर नहीं लगती है। तो इसलिए सबसे जरूरी है जो सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन पर पालना जरूर